आदाब अर्ज़ है, गर तू बुरा न माने में एक बार फिर आपको खुशामदीद। पिछली जुमेरात मैंने एक शो किया, बड़ी तसल्ली के साथ मैंने जो आंखों देखे हक़ाइक़ हैं, जो मेरी नज़र में हक़ाइक़ हैं, जो मेरी समझ में हक़ाइक़ हैं, मेरी याददाश्त में हक़ाइक़ हैं, उनको मैंने कराची के बारे में जो मेरा जो तज्ज़िया मुशाहिदा है वो मैंने पिछली जुमेरात को आपकी खिदमत में पेश किया। वो शो बहुत मशहूर हो, उसमें बहुत बातें की गई। अगर आपने ना देखा हो तो यूट्यूब के ऊपर आप जाके वो शो देख सकते हैं तसल्ली से। उस शो में मुझसे दो गलतियाँ हुई, पहले मैं उसकी तस्हीह कर दूँ। नंबर एक, मैंने बताया कि कराची की जो मेजर हिस्सा है पॉपुलेशन का वो मुहाजिर या उर्दू स्पीकिंग, अगर मुहाजिर लफ्ज़ नहीं पसंद, और पठान अफ़गान हैं जो कि ANP की अम्ब्रेला में आते हैं, अवामी नेशनल पार्टी, और जो मुहाजिर या उर्दू स्पीकिंग है वो MQM की किसी न किसी शक्ल में उसकी अम्ब्रेला में आते हैं। उनकी क्योंकि अगर हम अपनी हेरिटेज की वजह से या अपनी सूबाइयत कौमियत की वजह से अगर पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन तीसरी एक और भी बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि बलोचों का है, वो मेरे जहन से रह गया था। उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। कुछ मेरे पास ईमेल्स आई और लोगों ने इसकी तरफ पॉइंट आउट किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, बलोच भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बलोच MPA भी हैं, तो वो भी हैं। दूसरा मैंने फरमाया, मैंने अर्ज़ की कि जो सबसे ज़्यादा काम कराची में हुआ वो मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर था उस वक्त हुआ। ये सही है, लेकिन हमेशा मुझसे एक गलती हो जाती है कि जमात इस्लामी के पास भी एक दफ़ा मेयर थे नेमतुल्लाह खान साहब, उनके ज़माने में भी बहुत काम हुआ। मैं हर दफ़ा, और ये पहली दफ़ा नहीं, मैं नेमतुल्लाह खान साहब से मेरे ख्याल से 8वीं दफ़ा माफ़ी मांग रहा हूँ, वो यूँ कि जब नेमतुल्लाह खान साहब मेयर थे, या वो ज़माना जो था, मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था उन चंद बरस, तो इसलिए मेरी जब मैं फ़्लो में याददाश्त से बात कर रहा होता हूँ तो वो ज़माना हमेशा मेरे जहन से निकल जाता है। मकसद मेरा जमात इस्लामी से नेमतुल्लाह खान को इग्नोर करना नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने कहा मैं ऑन रिकॉर्ड ले आऊँ। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हर ब्रॉडकास्टर की ज़िंदगी में ये एक डिलेमा होता है, एक कशमकश होती है कि क्या मुझे वो कहना चाहिए जो सब लोग कह रहे हैं, या मैं वो कहूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। क्या मैं वो कहूँ जो लोग सुनना चाहते हैं, या वो कहूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। क्या मैं वो कहूँ कि जो है और सब लोग कह रहे हैं, या मैं वो कहूँ जो होना चाहिए मेरी समझ में बेहतरी की तरफ। ये कशमकश मेरे जहन में भी हमेशा रही। एक अरसा मैंने मीडिया छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता था कि मीडिया जो कहलवाना चाहता है वो मैं कहना नहीं चाहता, जो मैं कहना चाहता हूँ वो कुछ सुनना नहीं चाहता। लेकिन एक बार फिर मैं एक कोशिश कर रहा हूँ ज़िंदगी में कि मैं वो कहूँ जो मैं समझता हूँ सही है, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। तो कराची के बारे में जो बातें मैंने जुमेरात को की, उसके बदले में मुझे बहुत सारे धमकियों के मैसेजेस, ईमेल्स आ रही हैं, और कुछ डायरेक्ट धमकियाँ हैं, कुछ जनरल धमकियाँ हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्योंकि वो कौमियत की बुनियाद पर धमकियाँ आ रही हैं। लोग को, मैं उर्दू तमीज़ से बोलता हूँ तो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। मैं दरअसल पाकिस्तानी हूँ। मेरी वालदा का ताल्लुक़ रियासत पटियाले से है, मेरे वालिद का ताल्लुक़ रियासत अम्बाले से है। हम ना यहाँ के हैं ना वहाँ के, हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा बात यह है कि मैं अंग्रेज़ी भी लहजा तलफ़्फ़ुज़ मेरा सही है, मैं टूटी फूटी जर्मन बोलता हूँ, उसका भी मेरा लहजा तलफ़्फ़ुज़ सही है। मैं समझता हूँ जो ज़ुबान बोली जाए तमीज़ से बोली जाए। आजकल पंजाबी बोलने का मुझे शौक़ है, लहजा तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ सही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो हज़रात जो कौमियत की बुनियाद में जो धमकियाँ दे रहे हैं, जनाब मैं जो सच समझता हूँ वो बोलता हूँ, जो मेरे जहन में हक़ है वो बोलता हूँ। अगर आपने धमकियाँ देनी तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन बस मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता था कि कुछ लोग कौमियत की बुनियाद पर मुझे बाकायदा धमकियाँ दे रहे हैं। मेरा अल्लाह मेरा मुहाफ़िज़ है, इंसान से डर गए तो फिर इंसान ने काम क्या किया। तो ये तो पुरानी बातें ख़त्म हुई। अब चलते हैं आज का मेरा मौजू। आज का मेरा मौजू जनरली ये है कि मेरा ये मुसम्मम यकीन है कि पाकिस्तान में चाहे कोई भी हुकूमत आए, चाहे माज़ी की हुकूमतें हों, और मुझे अब ये शक हो चला है हालिया हुकूमत भी दरअसल कुछ करना नहीं चाहते। क्योंकि अगर आप मामलात को बेहतर करना चाहें तो बहुत आसान है। ईस्ट अफ्रीका के ममालिक जिनके हालात बहुत बुरे हैं, वहाँ भी बेहतरी आ गई। बर्मा, वियतनाम, इजिप्ट, मलेशिया, सिंगापुर, वो तमाम ममालिक हैं जिनके माजी में हालात बड़े बुरे थे। UAE बहुत बुरे हाल, सब ने अपने आप को संभाल लिया क्योंकि उनकी हुकूमतें चाहती थीं संभालना। हम क्यों ना संभल सके? हम हर बरस
और गहराई में क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि हमारी हुकूमतों ने कभी चाहा ही नहीं कि बेहतरी आए, क्योंकि अगर वो चाहते कि बेहतरी आए तो बहुत आसानी से आ जाती। ये कतई नामुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द, लोग कह रहे हैं कि जी पीटीआई की हुकूमत को वक्त दो, दिया, लेकिन जितना वक्त गुजर गया है उसमें जो कुछ हो सकता था, जो एक मुझ जैसे सीधे साधे आदमी को भी समझ है, वो नहीं हुआ, बल्कि लगता है कि वो कोई सोच ही नहीं रहा। लगता है कि ये हुकूमत भी सिर्फ बयानबाजी, फ़िक्रेबाजी, तानों के अंदर फंसी है, जो करने के काम है वो नहीं कर रहे। तो उसकी जो मेरे मुशाहिदात हैं, कुछ चंद मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि हुकूमत जल्दी से क्या कर सकती है। अगर वो करती है 100 सलाम, नहीं करती है तो माज़रत के साथ मुझे यही कहना पड़ेगा कि जो माजी के चोर डाकू, आपकी ज़ुबान में माजी के चोर डाकू कर गए, आप भी फिर उनसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगे, और तारीख़ फिर आपको भी इन्हीं अल्फाज से, अल्लाह ना करे, याद करेगी। छोटा सा वाक़या, 8-9 बरस पुरानी बात है। मैं एक टीवी चैनल पे शो करता था, रात का शो था। मेरा एक अंग्रेज़ दोस्त जो कारोबार के लिए पाकिस्तान अक्सर आता था, वो आया एयरपोर्ट से, मेरी बीवी ने उसको पिक किया और वो लेके, कराची की बात है, वो चली डिफेंस की तरफ। घर से कुछ तो देर पहले एक सिग्नल पे गाड़ी को चंद लोगों ने घेर लिया, शीशे विशे तोड़े, ड्राइवर को राइफल का बट मारा। वो जो अंग्रेज़ था उसकी पेट पे बंदूक रखी, AK-47 क्लाशनिकोव जिसे कहते हैं, वो उसके पेट पे रखी और उसका ब्रीफ केस लेके वो चले गए। खैर मुझे फ़ोन आया, मैं वहाँ से थाने भागा। कराची में CPLC होती है, सिटीजन पुलिस लिएजॉन कमेटी, कि पुलिस से डायरेक्ट डील करना बड़ा मुश्किल काम है। वो CPLC इन्वॉल्व हुई। फिर मैं, क्योंकि मैं टीवी पे था, एंकर था, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ताल्लुकात थे, मैं जहाँ जहाँ कह सकता था मैंने कहा। बड़ी झाड़ हिलाई, बड़ी देर तो ये होता रहा कि ये किस थाने की, जो टिपिकल जो तरीका है कि ये थाना था कि वो थाना था, कि वो गिजरी थाना था कि क्लिफ्टन थाना था। खैर बिल आखिर क्लिफ्टन थाने पे बात पड़ी, और जब ये पता चला कि वो अंग्रेज़ था, ब्रिटिश था, गोरा अंग्रेज़ था, तो एक वो हंगामा मच गया। फिर मेरे घर पे कोई रात के 12-साढ़े 12 बजे इतनी पुलिस थी कि अल्लाह की पनाह, और उनकी सिर्फ एक गुजारिश थी कि सर एम्बेसी को मत बताइएगा। तो मैंने उस अपने अंग्रेज़ दोस्त से, टॉम उसका नाम है, मैं टॉम को पहला सवाल किया, मैंने कहा तेरा पासपोर्ट तेरे पास है? कहता है पासपोर्ट बच गया। मैंने कहा खुदा का शुक्र है तू यहाँ से चला जाएगा, तेरा पासपोर्ट चले आता तो मुश्किल आती, तू पासपोर्ट है तो यहाँ से चला जाएगा। पैसे सब छिन गए थे, मैंने कुछ पैसे उसको दिए, 3-4 दिन वो ठहरा बेचारा, सहमा घबराया सा, और वो चला गया। अच्छा, लेकिन जाते हुए उसने एक सवाल किया कि यार, पुलिस वाले कहते रहे, पुलिस वाले ने बताया कि जी ये जो तरीका है एयरपोर्ट से फॉरेनर्स को देखना, एक अंग्रेज़ लड़का एक औरत के साथ आया, इजी टारगेट, कहते हैं ये डाके बहुत पड़ रहे हैं। तो मेरा अंग्रेज़ दोस्त कहता है कि यार अगर ये डाके बहुत पड़ रहे हैं तो भाई बड़ा आसान काम है, आप पुलिस वाले एक फ्रेम करें सिचुएशन कि एक औरत हो और वो एक अंग्रेज़ हो और आगे पीछे आम सादे कपड़ों में गाड़ियाँ हों, आपको पता है कहाँ डाका पड़ता है, आप करें, और वो एक वो कहते हैं वो जिससे वो एक पूरा वो इनको सेटअप करें और बंदे पकड़ ले। वो नहीं हुआ क्योंकि बड़ी सामने की बात थी, पकड़ा जा सकता था, लेकिन किसी ने ना पकड़ा, और वो डाके कई अरसे तक उसी इलाके में चलते रहे। चंद बरस पहले मेरी वालदा, मेरी बहन, घर की बच्चियां, ड्राइवर, उनको एक स्पॉट है शारा कायदीन का, शारा फैसल से शारा कायदीन पे जहाँ लिफ्ट मुड़ते हैं, कराची वाले जानते होंगे, वो ब्रिज के नीचे एक चौक है, एक जगह है जहाँ पे इतने डाके पड़े, इतने लोग लूटे हैं, अल्लाह की पनाह। तो मेरे घर वालों को भी एक तरह रोक लिया गया। वो किस्मत की बात है, ड्राइवर ज़रा होशियार था, वो गाड़ी भगा के ले गया। उसको लगा पीछे मोटरसाइकिल वाले फॉलो कर रहे हैं, मुझे फ़ोन किया, मैं दूर बैठा था, फिर वही, क्योंकि कुछ जान पहचान थी, फ़ोन शोन किए। तो उसके बाद वो फिर CPLC इन्वॉल्व हुई, और वो रेंजर्स का शुक्रगुजार हूँ, वो इन्वॉल्व हुए, और वो देखा गया कि क्या हुआ, उन्होंने वो कैमरों से देखा कि जी गाड़ियाँ कहाँ गई वगैरह। लेकिन बात ये कहने की है कि उस जगह पे कोई 6 दिन के बाद मेरे मामू ससुर भी लुटे। उसी जगह कुछ दिन के बाद मेरी कज़न का फ़ोन भी छीना गया। ये वही 2-4 लड़के मोटरसाइकिलों पर खड़े थे। मेरी जानने में कम से कम 3 से 4 लोग वहाँ पे लुटे, उसी जगह पे, एग्जैक्ट जगह पे। अब साहब मुझे बताइए, एक जगह जहाँ पे हर दूसरे दिन वारदात होती हो, उन लोगों को पकड़ना कितना मुश्किल काम है, लेकिन वो कभी भी नहीं पकड़े गए। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि हम पकड़ना चाहते नहीं। कुछ लोगों ने शिकायत की कि मैं बोलता बहुत तेज़ हूँ।
मसला मेरा है कि मैंने बहुत सारी बातें बोलनी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ कि हर वक्त रोज़ कुछ बातें रह जाती हैं। तो अगर गुस्ताखी अगर तेज़ बोल जाऊँ तो यूट्यूब पे जाके ज़रा स्लो करके देख लीजिएगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी। 1987-88 की बात होगी है, ऐसी 88-89 की बात है। हमारा ऑफिस होता था न्यू चाली के ऊपर कराची में, शारा लियाकत, और हमारे से एक ऑफिस छोड़ के हमारे बड़े अजीज़ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनका ऑफिस होता था। तो एक दिन कोई भागा भागा आया कि जी वो आपके कज़न के घर में, कज़न के ऑफिस में कुछ हो रहा, बाहर निकल दिखा शटर बंद, और कहते अंदर जी डाकू आ गए। 30-32 साल पुरानी बात है। कितने डाकू, वो हम परेशान, हमारे कज़न है अंदर, ये वो बाहर बड़े लोग जमा हो गए। कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि डाकू अंदर चले गए और किसी ने बाहर से उनकी दुकान के शटर बंद करके ताला लगा दिया, वो डाकू अंदर फंस गए। खैर जी वो कुछ हुआ, जैसे खोला गया, कोई चक्कर हुआ, वो एक बंदा फायरिंग करता हुआ उनकी दुकान से निकला, और शारा लियाकत जो लोग जानते हैं ये जारी है, आराम बाग की तरफ रोड जा रही है, ये उस पर पूरी ट्रैफिक हट चुकी है, लोग खड़े हैं, हंगामा हुआ वहाँ पे, और वो शख्स बीच सड़क पे दौड़ता हुआ जा रहा है। इतने में पुलिस वाला कहीं से आ गए, एक पुलिस वाले दलेर ने वो उसके पीछे भागा, फायर किया, उसको लगी गोली, और उस पुलिस वाले ने उस डाकू को रंगे हाथों पकड़ा। वो शख्स जेल चला गया। अब वो जो हमारे कज़न थे, हमारा जो 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 ट्रायल सिस्टम है वो कहता रहा अब शनाख्त परेड में इनको शनाख्त करो। वो उन्होंने कोई 2-3 साल ये चलता रहा मामला, और उन्होंने शनाख्त नहीं की। वो कहते भाई शनाख्त करने में मर जाएंगे, वो सामने बिठा के आप शनाख्त करवा रहे हैं। लोग उनके घरों पे आ रहे थे, उनके ऑफिस पे आके धमकियां दे रहे थे कि बेटा तुम शनाख्त नहीं करना। उन्होंने कहा जी हम तो जाएंगे नहीं शनाख्त करने। वो गए नहीं शनाख्त करने, क्योंकि सामने बैठ के शनाख्त कौन करेगा भाई, उसके मरना है। दुनिया भर में आपने शनाख्त का तरीका देखा है, वो एक मिरर होता है, 1 वे मिरर, आप उसके पीछे से देखते हैं, वो आपको नहीं देख सकते आप। हमारे पास हम सामने लैन हाजिर कर देते हैं, और लैन हाजिर में आप उसको पहचानें, शनाख्त करें उसकी, क्या जी ये शनाख्त परेड हो रही है। उस शनाख्त परेड में आप कौन माइकल आल शनाख्त करेगा भाई उसकी? यहाँ पे कौन सा को विटनेस प्रोटेक्शन का तरीका है? वो जो शख्स शनाख्त करेगा उसने मरना है। तो ये भी एक मिसाल है इस बात की कि अगर करना होता काम तो काम बहुत आसान है, साबित होता है करना कुछ नहीं चाहती। चलिए मैं उससे आगे चलता हूँ। मेरा एक बैंक मैनेजर दोस्त, उससे बड़े 1-2 साल से रो रहा है कि यार काम नहीं है, कारोबार नहीं है। तो पिछले हफ्ते मेरी उससे मुलाकात, मैं कहा भाई अब कुछ कारोबार धंधा सही हुआ यार? कहता नहीं भाई सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं। क्या कहते वो हमारे पास वो स्टेट बैंक से चिट्ठियाँ आ जाती हैं और वो नाम आ जाते हैं, क्योंकि वो ये नैब जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और वो कहते हैं बताओ इनके अकाउंट हैं कि नहीं है। तो मैंने कहा यार ये तुमसे क्यों पूछते हैं? कहते हैं स्टेट बैंक को पता ही नहीं हमारे पास कौन से अकाउंट है। मैंने तारीख चेक की तो 2019 की थी, मैं समझा 1919 है। 2019 में, जबकि मैं थोड़ा सा नोट्स की मदद लूँगा कि मैंने लिख रखा है ताकि एक चीज़ भूल ना जाऊँ मैं। हर बैंक को ये पता है, अगर आप जाए ना बैंक अकाउंट खोलने या क्रेडिट कार्ड लेने, तो बैंक को अच्छी तरह पता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपने किस बैंक से क्या लोन ले रखा है। इंटर बैंक डेटा टोटल अवेलेबल है, पता चल जाएगा आपकी क्रेडिट कार्ड देना नहीं देना, आपका बैंक अकाउंट खोलना है कि नहीं, सब इंफॉर्मेशन रही है उनके पास। लेकिन स्टेट बैंक के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब बात ये बनती है, नहीं थोड़ा और आगे चलता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आता हूँ। मुबैना तौर पे स्टेट बैंक के पास इंफॉर्मेशन, मैंने स्टेट बैंक नहीं देखा, मुझे बताया गया कि स्टेट बैंक को नहीं पता कि भाई बैंकों में जो अकाउंट खोले उनको पता क्या पता। अच्छा, अब ये जो फाइलर नॉन फाइलर का ड्रामा है, मैं चाहूँगा कि बाकी के चंद मिनट में उस पर गुजारूँ। मेरी बजट पेश किया गया और उसके अंदर फिर वो जो फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर है वो दोबारा उठा कि जी 1300 सीसी तक की गाड़ी जो है नॉन फाइलर खरीद। 1300 सीसी की गाड़ी जो है वो 20 लाख रुपए तक होती है, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन चलिए हम 20 का मोटा हिसाब लगाते हैं। 20 लाख रुपए ये कोई ऐसे जादू से आते हैं? 20 लाख रुपए बहुत सारे पैसे होते हैं। ये पे ऑर्डर कहीं बनता है, उस बैंकर के पास भी जब पे ऑर्डर बनाए जाते हैं उसको शनाख्ती कार्ड दिया था, भाई मैं उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही वो शख्स गाड़ी खरीदा है जो कि नॉन फाइलर है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन फी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जो गवर्नमेंट पंजाब की वेबसाइट है उससे इंफॉर्मेशन है। ज़रा टैक्सेस की, नसल भाई ज़रा स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। इनकम टैक्स 10,000, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये,
लाइफ टाइम टोकन 15,000 रुपए, रजिस्ट्रेशन फी 12,000 रुपए। ये वाली इमेज नहीं दोस्तों दिखाई जहां पे इसकी ये डिटेल है। नंबर प्लेट प्राइस 1,200 रुपए, विथ होल्डिंग टैक्स 25,000 रुपए, ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन कार्ड फी 530। अब मजे की बात है कि दोनों ये सारे टैक्सेस फाइलर, ये डिटेल 1000 सीसी की है, 1300 की नहीं है, 1300 पर नंबर ज़्यादा है। ये दोनों नंबर्स फाइलर नॉन फाइलर के लिए बराबर हैं, सिर्फ फ़र्क है फाइलर नॉन फाइलर का। फाइलर देता है 20,000, नॉन फाइलर देता है 25,000। अब जो प्रपोज किया मिनी बजट में वो 12,500 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी दोनों में 17,000 रुपये का तकरीबन फ़र्क आ जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि उसने शनाख्ती कार्ड पे गाड़ी खरीदी ना 20 लाख रुपए की, तो मसला क्या है? उसको अब फाइलर नॉन फाइलर का ये ड्रामा करके आप क्यों परेशान कर रहे हैं कौम को? ना फाइलर को कोई एडवांटेज है, ना नॉन फाइलर को कोई डिसएडवांटेज है, और दोनों इनकम टैक्स पे रहे हैं। खुदा की पनाह, आपने उससे इनकम टैक्स भी लिया है, प्रोफेशनल टैक्स भी लिया है, लाइफ टाइम टोकन भी लिया है, आपने नंबर प्लेट प्राइस भी लिया है, विद होल्डिंग टैक्स भी लिया है। तो यार फिर और क्या, जान ले लो उसकी, मेरे ख्याल से खून पी जाओ बेचारे का। और उसके बाद नॉन फाइलर का चोर भी है। चोर वो नहीं है, चोर हमारी हुकूमतें हैं जिन्होंने माजी में जहमत नहीं की अपने सिस्टम को ऑटोमेट करने की। अच्छा चलिए 1980s, 90s, 2000 भी मैं छोड़ता हूं, लेकिन 2010 के बाद से जितनी हुकूमतें हैं वो फ्रॉड हैं, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, डेटा इतना खुल चुका है, इंफॉर्मेशन ओपनली अवेलेबल है कि आज किसी को नॉन फाइलर कहना, मैं समझता हूं उसके साथ बेइज्जती है। उसको कोर्ट में जाके सू कर देना चाहिए कि जी आप मुझे नॉन इनकम टैक्स पेयर कहते हैं, मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, जबकि आप उससे ये सारा फ्रॉड पैसा ले रहे हैं। ये फ्रॉड पैसे आप 12 मदों में क्यों लेते हैं? नंबर 1। नंबर 2 में ये तो हर गाड़ी के साथ होना ही है ना। आप कहते हैं टोटल फीस गाड़ी के ऊपर जो है, गाड़ी की वैल्यू, अच्छा गाड़ी की वैल्यू भी फिक्स्ड है, उस पर चोरी भी नहीं हो सकती। आपको पता है ये गाड़ी इतने की, गाड़ी इतने की, वो गाड़ी इतनी की है। अच्छा कोई यूज गाड़ी भी ले रहा है मार्केट से, उसकी भी वैल्यू आप असेस करने की कितने की गाड़ी है, उसके हिसाब से भैया आप चार्ज कर लीजिए पैसे। अब पॉइंट मेरा ये है कि आप इसको सेंट्रलाइज डेटा क्यों नहीं कर सकते? मुबैना तौर पे स्टेट बैंक को नहीं पता बैंकों में अकाउंट कितने हैं। अच्छा चलो नहीं पता ना यार, मैं एक नॉन फाइलर हूँ, मैंने 20 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, मैं बैंक गया, मैं बोरी में तो पैसे नहीं लेके गया ना 20 लाख यार, अच्छा चलो मैं बोरी में कैश ले गया, ओके, बैंक मैनेजर को दिया भैया पे ऑर्डर बना, उसने कहा शनाख्ती कार्ड दे भाई, मैंने शनाख्ती कार्ड दिया, उसने गाड़ी ए, गाड़ी बी, गाड़ी सी के नाम का पे ऑर्डर बनाया, वो मैं 20 लाख रुपए का पे ऑर्डर लेके गया गाड़ी के डीलर के पास, डीलर ने कहा भाई शनाख्ती कार्ड दे, फिर शनाख्ती कार्ड दिया, उसने पे ऑर्डर रिसीव किया, गाड़ी बुक कर दी और तमाम मुझसे चार्जेस ले लिए। अब ये सिर्फ गाड़ी के डीलर को पता और किसी को नहीं पता मैंने गाड़ी खरीदी है, यानी बाकी मुल्क में भी तो किसी को पता होगा मैंने गाड़ी खरीदी है, पता है ना? अगर पता है तो FBR को भी पता है, स्टेट बैंक को भी पता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR उसको भी पता है, FIA को भी पता है, CIA को भी पता है, पुलिस को भी पता है, हमारी एजेंसीज को भी पता है, IB को भी पता है, हर किसी को पता है कि मैंने गाड़ी खरीदी है। नहीं पता तो इनकम टैक्स वालों को नहीं पता, क्योंकि आप जानना चाहते नहीं। एक छोटा सा वक्फा लीजिए। तो बात हो रही है कि क्या हमारी हुकूमत वाकई टैक्स लेना चाहती है? माजी की हुकूमतें नहीं चाहती थी टैक्स लेना, क्योंकि उन्होंने तो बेनामी अकाउंट से पैसा रखना था, लेकिन ये हुकूमत मुबैना तौर पे टैक्स लेना चाहती है। और मेरा अंदाज़ा और मेरी फीलिंग ये है कि ये डेटा हर किसी को अवेलेबल है, FIA को भी अवेलेबल है, CIA को भी अवेलेबल है, IB को भी अवेलेबल है, ISI को भी अवेलेबल है, स्टेट बैंक को, हर किसी का डेटा है। क्योंकि जब ये FIA वाले, नैब वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो यही चीज़ें देखते हैं ना कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी, लेकिन उसमें महीनों क्यों लग जाते हैं? भाई इंटरनेशनल प्रॉपर्टी की अलग कहानी, मानता हूँ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी की अलग कहानी, लेकिन डोमेस्टिक जो किसी की भी ओनरशिप है वो तो ऐसे 3 मिनट की मार है। कैसे? अच्छा पहले मैं बेनामी अकाउंट्स की बात करूं, वो रह जाएगी, वक्त बहुत ही टाइट है मेरा। बेनामी अकाउंट्स जो हैं वो हुए कैसे? अब मैं पहले ये बताऊं वो बताऊं? हाँ नहीं, बेनामी अकाउंट्स बाद में आता हूं, वरना समझ नहीं पाएंगे मेरी बात। अच्छा पब्लिकली अवेलेबल डेटा क्या है भाई? देखिए लैंड रिकॉर्ड एक वेबसाइट है,
ये दिखा दीजिए साइट पे। इस वेबसाइट पे आप जाएं भैया, आप किसी ज़मीन उसका नाम लिखें, वो बता देगा आपको वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड पता नहीं क्या है, जो कुछ भी है वो दिख जाएगा आपको। साइट दिखाएं स्क्रीन पे जी, साइट पे आप वहाँ किसी भी प्रॉपर्टी का आप डेटा निकाल सकते हैं कि किसकी है, जिसका मतलब है कि इनकी डेटाबेस में शनाख्ती कार्ड से बाइंड हुआ हुआ ये डेटा है। ओके सर, कार रजिस्ट्रेशन, कोई भी शख्स एक नंबर पे मेरे ख्याल से 9966 है कुछ है, SMS कीजिए गाड़ी का नंबर, वो आपको वो भी दिखा दीजिए, वो आपको बता देगा गाड़ी किसकी है, पूरा नाम पता कहानी सारी बाहर आ जाएगी। टैक्स फाइलर स्टेटस, आप शनाख्ती कार्ड नंबर डालिए, आप किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर डालिए, एक SMS कीजिए, कोई कोड है, फट से आपको पता चलेगा टैक्स फाइलर है कि नहीं, उसका पता क्या है, जो टैक्स रजिस्ट्रेशन उसने कब की थी, उसका पता क्या है, रहता क्या है, सारी कहानी खुल के बाहर आ जाएगी भाई, सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर डालने की बात है। मोबाइल फ़ोन्स, एक SMS है कोई शॉर्ट कोड, उस पर आप अपना वो शनाख्ती कार्ड नंबर दें, आपको बताया था कि किस किस कंपनी के साथ आपके मोबाइल फ़ोन है, ये भी हो गया। अच्छा भाई, यूटिलिटी बिल शनाख्ती कार्ड से बाइंड है, सारे यूटिलिटी बिल निकाल के आ सकते हैं कि मेरी किस किस प्रॉपर्टी पे, कहाँ पे, मेरे नाम पे कौन सा बिजली गैस पानी सब पटक से निकल के बाहर आ जाएगा आपके पास। ट्रैवल रिकॉर्ड, भाई जब मैं मुल्क से आता जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, मेरा पासपोर्ट प्रिंट करते हैं आप, तो मेरा डेटा आपको पता है, मैं कब गया, कहाँ गया, कैसे आया, आपको सब पता है ना। डोमेस्टिक ट्रैवल, यार शनाख्ती कार्ड लेते हैं आप, नाम लेते हैं, बुकिंग कराते हैं, थोड़ा और टाइट कर दी शनाख्ती कार्ड, आपको पता है मेरा लोकल ट्रैवल, आपको सब कुछ मेरे बारे में पता है। आपको नहीं पता तो बेनामी अकाउंट नहीं पता। अच्छा, आपको पता होने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता होना चाहिए था कि मेरे नाम पे कुछ जाली बेनामी अकाउंट खोल दिया गया। मुझे यूँ नहीं पता कि जो सारी मैंने आपको कहानी बताई है ये और इसके अलावा बहुत सी बातें, वो आपने मुझे कभी बताई ही नहीं कि मेरा डेटा क्या है। सरकार मेरी, मेरा वक्त मेरा जल्दी से ख़त्म हो रहा है, मेरी बातें बाकी हैं अभी। सरकार मेरी बात यह है कि अगर आपको इस पूरे मुल्क को टैक्स पेयर बनाना है, मैं ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं पे बताता चलूँ कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं खाली एक ब्रॉडकास्टर हूँ, एंकर हूँ, शौक में टीवी करता हूँ। असली काम मेरा, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ ठीक ठाक किस्म का। मैं ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। आप मुझे 2-4 थर्मस कॉफ़ी के दें, 2-3 सियाने लड़के दें, थोड़ी सी लेजिस्लेशन दें कि मेरे पास ये ताकत हो, मैं ऑर्डर करूँ कि तमाम ये जो जितनी अथॉरिटीज़ है ना, अगर इनका डेटा एक कॉमन जगह नहीं भी है, ये सब के सब अपनी वेब सर्विस खोलें, APIs एक्सपोज करें, 3 से 4 दिन में ये तमाम डेटा ऑटोमेट। अच्छा, ऑटोमेट मैनुअल करना है भाई, आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर दें, किसी का घर का पता दें। अच्छा, वो भी ना दें भैया, मैं शनाख्ती कार्ड नंबर लेके उसके फाइलर में डालूंगा, फाइलर से मैंने पता है उसका घर कहाँ है, घर के पता में डालूंगा, मुझे लैंड रिकॉर्ड मिल जाएगा उसका, उसी नंबर से, उस पते से, शनाख्ती कार्ड से मैं उसके बिजली पानी गैस के बिल निकाल लूँगा, मैं मोबाइल फ़ोन निकाल लूँगा। ये एक आम आदमी कर सकता है डेटा, इसमें कोई एजेंसी नहीं चाहिए आपको, ये सब डेटा मुख्तलिफ जगह मौजूद है और मैं यहाँ ढेर लगा सकता हूँ इस इन्फॉर्मेशन की। तो भाई अगर ये तमाम सर्विसेज अपनी APIs एक्सपोज कर दें, API में टेक्निकल हो रहा हूँ थोड़ा सा, APIs एक्सपोज कर दें, वेब सर्विसेज खोल दें, मैं एक सेंट्रल लूप लिखूंगा, एक सेंट्रल डेटाबेस बनाऊंगा, बड़ा सा मैं डेटा सेंटर, यहाँ पे वो कॉमसैट्स दे देगा मुझको, कॉमसैट्स पे डेटा सेंटर लगाता हूँ और ये तमाम डेटा मैं पुल करके उसमें लाता हूँ। पूरा पाकिस्तान चौथे दिन टैक्स पेयर हो जाएगा। अब भैया मैंने गाड़ी खरीदी 20 लाख की, मैं वापस जाऊँ घूम के आता हूँ, नहीं अभी यहाँ रुकूंगा। अगर आपने ये मुझे हर महीने स्टेटमेंट मुझे भेज दें आप, और ना भी भेजें, मुझे एक पोर्टल दे दें कि मैं ऑनलाइन जाऊँ, मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, मैं लॉगिन ID करूँ, तो मेरी पूरी कहानी खुद ब खुद निकल के आ जाए। मेरे पास ज़मीन कौन सी है, मेरे पास मकान कौन सा है, मेरे पास गाड़ी कौन सी है, मोबाइल फ़ोन कौन सा है, मेरे बैंक अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो मैं खुद कहूँगा भैया ये अकाउंट तो मेरा नहीं, हेलो ये अकाउंट मेरा नहीं है भाईजान, ये बेनामी किसी ने खोला, मैं खुद ही चिल्लाता हुआ जाऊँगा। अच्छा, ये करना आप हर 6 महीने पूरे हर पाकिस्तानी को एक चिट्ठी भेजें जिसके अंदर उसकी स्टेटमेंट मौजूद हो, और आप उसको गारंटी, भाई पोस्ट ऑफिस बड़ा अजीम हो गया पाकिस्तान का, इतना अजीम हो गया पोस्ट ऑफिस के, डाक के सिस्टम, ये बरतानिया का पोस्टल सिस्टम घुटनों पर लग गया। तो भाई ये डाक से मुझे भिजवाए ना एक चिट्ठी यार, आप किसी को उर्दू में भेजें, किसी को सिंधी में भेजें, किसी को पश्तो में भेजें, और उसको पता हो कि सरकार मेरे नाम पे क्या है। और आप बताएं कि भाईजान जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, आपने ये गाड़ी खरीदी 20 लाख रुपए की, लेकिन आपके किसी बैंक अकाउंट में हमें 20 लाख की ट्रांजैक्शन नहीं दिखी, तो यानी ये 20 लाख आपके पास थे, आपके पास 30 दिन है, हमें बताएं ये पैसे कहाँ से आए। आप कहेंगे जी ये पैसे मेरे अम्मी ने दिए थे,
तो हम कहेंगे अम्मी का शनाख्ती कार्ड नंबर तो हमारे पास है, फिर हम अम्मी के बैंक अकाउंट चेक कर लेंगे। अच्छा, वो जैसे ही ये फैसला होगा, या तो मैं जस्टिफाई करूंगा पैसा कहाँ से आया, नहीं करूंगा तो सरकार आपके भाईजान हो सलाम अलैकुम, आपने बताया 20 लाख रुपए, लाओ जी इनसे 6,554 रुपए इनकम टैक्स चार्ज कर लो, और फाइलर हो गया, खुद ब खुद फाइलर हो गया। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? अगर आप वाकई टैक्स लेना चाहें तो पूरे पाकिस्तान से आप 15 मिनट में टैक्स ले सकते हैं, बल्कि आपका टैक्स इतना टैक्स आएगा कि इस वक्त जो गरीब फाइलर है उसकी जो आपने टांगें तोड़ी हुई हैं वो भी खुशी खुशी लो भैया मुझसे टैक्स ले लो, तो मैं और टैक्स दूंगा। लेकिन आप टैक्स लेना चाहते नहीं, और बात यहाँ नहीं ख़त्म होती, बात स्मगलिंग पे भी है। आइए स्मगलिंग की तरफ चलेंगे, पर एक छोटा सा वक्फा लीजिए। बार बार स्मगलिंग की बातें हो रही हूँ और ये कहा जा रहा है कि हम स्मगलिंग रोकना चाहते हैं। आप स्मगलिंग नहीं रोकना चाहते। आप स्मगलिंग रोकना चाहें तो बहुत आसान काम है। स्मगलिंग होती क्यों है? किसी को शौक है जाके धक्के खा के चोरी करके माल लेके आने की? वो बावला है क्या, पागल है यार? वो चोर डाकू स्मगलर क्यों बनता है? आपने उसको बनाया है। मैं 80s 90s तक मैं इंपोर्टर था, यानी मैं इंपोर्ट किया करता था, लेकिन मेरे वालिद वो काम देखा करते थे। मैंने कहा अब्बा जी ये मेरे पास का तो काम नहीं है भाई, यानी कि रिश्वतें दो, झूठ बोलो, बेईमानी, ईमानदारी का काम, हक हलाल का काम करने के लिए आप मजबूर थे कि आप रिश्वतें दें, 2 नंबरी करें, झूठ बोलें, और उसकी वजह से लगता था कि मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ। तो वो मैंने अब्बा जान का कारोबार ही छोड़ दिया, मैं सॉफ्टवेयर में चले गया, सॉफ्टवेयर से मीडिया में आ गया। लेकिन आपने एक शरीफ आदमी के लिए नामुमकिन कर दिया पाकिस्तान में ईमानदारी से कारोबार करना। अब मैं वक्त बहुत ही टाइट है मेरे पास, मैं क्या करूँ। अगर आपने कभी थाई एयरवेज या कैथे पैसिफिक की फ़्लाइट ली हो जो बैंकॉक से होती हुई आती है, तो इसमें एक बेहतरीन नज़ारा है। मेरे पास इसकी तस्वीर हैं, मैं निकाल के दिखा सकता हूँ किसी को शक हो। पाकिस्तान में एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है जिसका नाम है खेपिया। इस फ्लाइट पे जो कि बैंकॉक से आती है, ख़ासतौर पर जो कराची का बैंकॉक का सेक्टर है, उसके ऊपर हर फ्लाइट में 12-15 खेपिए होते हैं, और वो खेपिए सिर्फ एक चीज़ ला रहे होते हैं। मैंने चश्मदीद गवाही दे रहा हूँ मैं इसकी। एक चीज़ ला रहे होते हैं, वो है पान का पत्ता। और पान का पत्ता थोड़ा बहुत नहीं, ठुसा हुआ डफल बैग्स होते हैं बड़े बड़े, जो कि उन्होंने चेक इन किए हुए होते हैं 30-30 किलो के हिसाब से। अच्छा, इनके पासपोर्ट कितने हैं? 10-10, 15-15 पासपोर्ट लगे हुए होते हैं, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट वो ट्रैवल करते हैं। मैं आंख से देखी बात बता रहा हूँ आपको। ये वहाँ पे आते हैं, इनके हैंड लगेज में इतना वज़न होता है कि वो एयरलाइन वाले पागल हो जाते हैं कि भाई तू ये क्या कर रहा है यार। उनमें भी पान का पत्ता होता है। ये कराची एयरपोर्ट में मैंने आंख से देखा हुआ है। लैंड किए, जब ये अराइवल लाउंज में पहुँचे, जहाँ पे लगेज आता है, वहाँ पे कस्टम वाले, वहाँ पे एयरपोर्ट सर्विसेज वाले इनको रिसीव कर रहे थे। इन्होंने अपना वो टोकन दिया कि भाई हमारा ये टोकन है। ये ग्रुप है 6-7 लड़कों का जो ये कर रहे हैं। पान का पत्ता आया, वहाँ पे कस्टम वाले ने मैं आँखों से देखा हुआ है, वो बैग वहाँ बेल्ट से उठे, निकलते साथ वहाँ पे पान भी निकाले उन्होंने, और बाकी जो चीज़ की लेन देन होती है वो भी हुई। और ये दसियों बैग्स पान के, मेरे पास कराची एयरपोर्ट की तस्वीरें नहीं है, लेकिन बैंकॉक एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं इन खेपियों की, बिमा बैग्स के। और वो झगड़ा वीडियो भी मेरे ख्याल से कि वो क्रू जो है लड़ रहा है कि भाई इतना वज़न तुम कैबिन में नहीं ले जा सकते। क्या इसको रोकना नामुमकिन है? बहुत आसान है, लेकिन आपने ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा की हुई हैं, फिर वो ITPs इम्पोर्ट ट्रेड प्राइसेस आपने इतनी ज़्यादा की हुई हैं कि आप अभी टेलीफोन मोबाइल फ़ोनों पे जो आपने गज़ब किया है, जिस किस्म की प्राइसेस कर दी हैं, आप क्या समझते हैं लोग आईफोन इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? करेंगे, स्मगल होके आएगा। आप क्या समझते हैं बाकी ये जो शैम्पू और चीज़ और सिर्फ आपने स्मगलिंग का लेवल बेपनाह बढ़ा दिया। भाई मेरे, आप ये कीजिए कि ये पान के पत्ते से लेके हर वो चीज़ जो स्मगल होती है उसकी ड्यूटी गिरा दीजिए, फेयर वैल्यू पे लेके आइए कि वो अफोर्डेबल रहे, और उसके बाद हर किसी को बोल बेटा लीगल तरीके से लेकर। क्योंकि आपने ये नहीं करना, उसकी वजह यह है कि आपने पूरी की पूरी पैरेलल स्मगलिंग एंड टैक्स इवेजन इकॉनमी डेवलप की हुई है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिश्वतें ले रहा है।
रिश्वतें क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप चोरी करने पे मजबूर हो जाते हैं। पूरा स्मगलिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। भाई उसकी ड्यूटी गिरा दो, ख़त्म करो, लाओ भाई। हर कोई वो इंपोर्ट करेगा, उसको पकड़ने का डर नहीं, चोरी का डर नहीं, गुनाह का डर नहीं, वो इंपोर्ट। लेकिन आप चाहते नहीं कि नॉर्मल प्रोसेस से आए, तो अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत भी वो काम कर रही है जिससे अभी तक मुझे लगता है कि इस हुकूमत की भी नीयत वही माजी की बहती गंगा में हाथ धोने की है। मैं ये जानता हूँ कि असद उमर साहब शरीफ आदमी है, बेईमान नहीं है। शायद किसी ने गलत मशवरा दिया। असद भाई, इस चीज़ को नज़रसानी कीजिए, इस इकॉनमी को एक लीगल वाइट इकॉनमी कीजिए। ये जो पैरेलल ग्रे इकॉनमी है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं इसको, आप धंधे में, इंडस्ट्री में एक ज़माने से, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। लोगों के गले मत काटिए, खून तेज़ी से निकलेगा तो दुख होगा। आदाब।